मेरा नाम आरती है। मैं अपने खानदान की इकलौती लड़की थी। मेरे पापा के 4 भाई थे। उनमें से किसी को भी ऊपर वाले ने बेटी नहीं दी थी। इस हिसाब से तो मुझे अपने खानदान की लाडली बेटी होना चाहिए था, पर यहाँ तो मामला उल्टा था। मेरा खानदान बेटियों से नफरत करता था। इस वजह से मैं एक ही बेटी थी, मेरी बुआ, जिन्होंने मेरे दादा के दुश्मन के बेटे से मोहब्बत की और शादी कर ली। पर जब ये बात मेरे दादा को पता चली तो दोनों घरों में तूफान उठ गया, जिसमें मेरे दादा और एक चाची अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरी बुआ को घर में कैद कर दिया गया, पर बुआ ने भी खुदकुशी कर ली। तब से इस खानदान को बेटियों से नफरत हो गई। जाने मेरे बाकी चाचा के घर बेटी आई या नहीं आई, या उन्होंने आने ही नहीं दी, पर मैं इस दुनिया में आ गई। मेरी माँ तब इस दुनिया में मुझे अकेले छोड़कर चली गई जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। अब मेरी उम्र 18 साल है। मेरा घर मेरे लिए एक जेल है। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मुझे खानदान में होने वाली शादियों में भी नहीं ले जाया जाता। सारा खानदान मुझसे नफरत करता है और मैं भी किसी से मोहब्बत करती हूँ। उसका नाम सुरेश है। वो मेरा पड़ोसी है, पर मैं जानती हूँ कि वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। उसके माँ बाप और वो खुद भी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, पर मेरा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है। एक दिन मेरी शामत तब आई जब मैं अपने छोटे चाचू से टकरा गई। मेरे हाथ में चाय का कप था जो उनके सफेद कपड़ों पर जा गिरा। सोने पर सुहागा ये हुआ कि जब वो मुझे डांट रहे थे तो उसी पल उनको एक कॉल आई। ये कॉल उनके ऑफिस से आई थी। कॉल सुनकर मेरे चाचू हक्के बक्के रह गए। क्या नुकसान हो गया हमारा, वो भी लाखों का? मेरे चाचा ने कॉल बंद की और सीधा मेरी तरफ देखा, जैसे नुकसान मेरी वजह से हुआ हो। मैं बहुत घबरा गई। तुम ही हो मनहूस लड़की, इतना कहकर वो वहां से चले गए और मैं वहीं खड़ी रोने लगी। मैंने देखा सुरेश वहीं दूर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ पलटी तो वो भी बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। सच कहते हैं, सपने अपनी औकात देखकर ही देखने चाहिए। कुछ दिन गुजरे, मेरी जिंदगी में एक और भूकंप आ गया। मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख चुके थे। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं दिन रात परेशान रहने लगी। एक दिन मेरी चाची ने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं सकी। जब तैयार होकर बाहर आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि जिस लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया था वो तो देखने में पापा से भी बड़ा लग रहा था। पापा तो उनसे ऐसी बातें कर रहे थे जैसे रिश्ता पक्का कर चुके हों। वो लोग तो मुझे देखते ही पसंद कर बैठे थे। जब मैं अपने कमरे में वापस आई तो मैं बहुत परेशान थी। सारी रात रोती रही और सोचती रही कि अब हिम्मत नहीं करूंगी तो कब करूंगी। आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल था। अगले दिन छुट्टी का दिन था। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। मैंने सबको कहा कि मुझे एक जरूरी बात करनी है। न जाने फिर मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप जहां मेरा रिश्ता करना चाहते हैं मैं वहां शादी नहीं करना चाहती। मेरा यह कहना था कि सब मेरी तरफ देखने लगे। मेरी चाची ने तो मुंह पर हाथ रख लिया और आपस में बातें करने लगी। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करना चाहती, तो मैंने कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। सब मुझ पर टूट पड़े। मुझे बातें सुनाने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती सबके सामने ये बात करते हुए। मैंने भी कह दिया, अपनी मर्जी से अपने पति को पसंद करना मेरा हक है और यह हक मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं सुरेश से मोहब्बत करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। जब मैंने ये कहा तो चाची मेरे करीब आई और मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहने लगी कि आज तो तुमने अपनी जुबान पर उस सुरेश का नाम ले लिया, दोबारा उसका नाम भी लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैंने अपने पापा की तरफ देखा तो वो भी मुझे उन लोगों की साइड ही लगे। सब ने मुझे बहुत बातें सुनाई, कहा कि मैं बहुत बेशर्म हूं। सब कहने लगे कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो, आज सबके सामने आकर इसने अपनी पसंद का इजहार कर दिया, कल को जाने क्या करेगी। 1 हफ्ते के अंदर इसकी शादी करके इसे यहां से दफा करो। मेरे पापा ने कहा ऐसा ही होगा। मैंने पापा की तरफ देखा तो उन्होंने भी मुझसे नजरें चुरा ली। मेरा दिल किया कि मैं खुद को अभी मार डालूं। मुझे लगा था कि शायद पापा मेरा साथ देंगे,
पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया गया। अफसोस की बात यह थी कि वो रिश्ता मेरे लिए सुरेश ने देखा था। उसके भरोसे वाले लोग थे। जो लोग पहले हमारे घर आए थे उन्होंने तो रिश्ता करने से अचानक मना कर दी और मेरे पापा को सुरेश का लाया हुआ रिश्ता सही लगा। मुझे इस एक हफ्ते के लिए कमरे में ही बंद रखा गया। मुझसे किसी ने बात तक न की। मेरे साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया। मुझे खाना देते और कहते कि हम तो तुम्हें इस घर से दूर भेजना चाहते थे, पर तुम तो इस घर से दूर ही नहीं जाना चाहती हो। सुरेश से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। उसके माँ बाप तुम्हें कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मैं हिम्मत हार गई थी। मेरा हौसला टूट गया था। मैं बहुत परेशान हुई। मुझे तैयार करवाकर मेरे दूल्हे के साथ बैठा दिया गया और शादी की रस्म शुरू की गई। मेरा दूल्हा, जिसका नाम विनोद था, अचानक खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये शादी करने से पहले मेरी कुछ शर्त हैं। पहले मेरी उन शर्तों को आपको माननी होगी, उसके बाद ही मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारी जो भी शर्तें हैं बता दो। मेरे होने वाले पति ने कहा कि वो ये शर्तें सिर्फ मेरे पापा को ही बताएगा। मेरे पापा और विनोद एक तरफ चले गए और 1 घंटे तक आपस में न जाने क्या बातें करते रहे। दोनों वापस आए और उसके बाद विनोद ने मुझसे शादी कर ली। मैं अपने घर से तो विदा हो गई, लेकिन मैंने एक प्लान बना लिया था जिसे मैं आज ही रात पूरा करने वाली थी। मैं सुरेश के अलावा किसी और की नहीं हो सकती थी। मेरे पास एक जहर की बोतल थी जिसे मुझे पहली ही रात पीकर खुदकुशी करनी थी। लेकिन जब विनोद मेरे कमरे में आया तो उसने मेरे हाथ में जहर की बोतल देख ली। उसने एक हाथ में वो बोतल पकड़ी और दूसरा हाथ मेरे तरफ बढ़ाया। मुझे लगा कि विनोद मुझे मारेगा, गुस्सा करेगा, पर उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। मैंने कहा कि तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। खुदकुशी करने की कोशिश मत करो। उसने कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। उसने मुझसे बहुत आराम से बात की, मुझे तसल्ली दिलाई। मैंने उसे सारी बात बता दी कि मैं सुरेश से मोहब्बत करती हूँ। इसमें क्या बुरा था? मोहब्बत करना पाप है क्या? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। अगर मैं आपको ना बताती तो ये धोखा होता। मैंने कहा कि मुझे तुमसे पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रखना है। उसने कहा कि मुझे भी जबरदस्ती रिश्ते बनाने का कोई शौक नहीं है। वो मेरा ख्याल रखेगा और उसे मेरे बीते हुए कल से भी कोई परेशानी नहीं है। विनोद मेरे कमरे से चला गया। मैंने सुख का सांस लिया। विनोद की माँ भी थी, जो बहुत ही अजीब औरत थी। मुझे उनसे बहुत ही डर लगता था। वो मुझे बहुत गौर से देखती। विनोद ने मुझे तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ सुरक्षित हूँ। लेकिन सुबह होते ही एक खबर ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी। जब मेरी सास ने मुझे ये बताया कि विनोद लंदन जाने के लिए रवाना हो गया है, मैं हैरान रह गई कि कोई दुल्हा शादी के अगली सुबह ही लंदन कैसे जा सकता है, और वो भी अपनी नई नवेली दुल्हन को बताए बगैर। विनोद तो ये कह रहा था कि मेरे साथ रहेगा और हर अच्छे बुरे दिनों में मेरा साथ देगा, लेकिन वो तो सुबह उठते ही मुझे छोड़कर चला गया। मेरा सर घूम गया। मैंने गुस्से में आकर अपनी सास से कह दिया कि आपका बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? कम से कम मुझे बताकर तो जाता, मुझसे मिलकर तो जाता। तो मेरी सास ने कहा कि उसने शादी के पहले ही तुम्हारे पिता के सामने 3 शर्तें रखी थी। उसमें से पहली शर्त यही थी कि वो शादी के अगले ही दिन अपनी जॉब पर चला जाएगा। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये नहीं बताया? इसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था। क्या कहती कि मेरे पापा ने मुझे सच में कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा कि बाकी की 2 शर्तें क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने पिता से ही पूछ लेना। मैं अगले ही दिन अपने घर गई। अपने पापा को बताया कि मेरा पति तो मुझे बताए बगैर ही लंदन चला गया है। मेरे पापा ने कहा कि ये कौन सी नई बात है? दूसरी औरतों के पति भी तो जॉब के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। तुम्हारा ही पति कौन सा अकेला घर छोड़कर गया है? मैं पापा को हैरान होकर देखने लगी। उन्होंने कहा कि अब तुम अपना घर संभालो, अपनी सास की सेवा करो। पति बाहर गया है तो वापस भी आ जाएगा। आज से हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि अब तो मैं इन सब से दूर चली गई हूँ, अब तो ये मेरा साथ देंगे, लेकिन अब भी सब घरवालों का रवैया मेरे साथ ऐसा ही था।
मैं रोती हुई वहां से निकली तो घर से बाहर जाते हुए मैं सुरेश से टकरा गई। उसने मेरी आंखों में आंसू देखे पर कोई सवाल नहीं किया। मैंने भी उससे कोई बात नहीं की, लेकिन उसे शिकायती नजरों से देखा जरूर था। कहीं ना कहीं वही मेरा मुजरिम था। मुझ में कोई कमी नहीं थी, उससे ज्यादा खूबसूरत थी। अगर वो मुझे अपना बना लेता तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। वो जानती थी कि सारी उम्र मुझे उन पापों की सजा मिलेगी जो मैंने किए ही नहीं। अगर वो चाहता तो मुझे बचा सकता था, पर वो भी जालिम बन गया था। मैंने अपनी सास से विनोद का नंबर लिया। सोचा कि उसे कॉल करके ही पूछ लूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सास ने पहले तो मुझे नंबर देने में काफी आनाकानी की, पर फिर नंबर दे ही दिया। मैं नंबर लेकर अपने कमरे में आई और बहुत उम्मीद से उनको फोन मिलाया, लेकिन ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि ये नंबर बंद था। मैंने उस नंबर पर बने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, वहां पर भी विनोद ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो मेरे मैसेज देख तो रहा था, लेकिन उनका जवाब नहीं दे रहा था। मेरी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जब सुरेश के अलावा मेरी शादी किसी और से हो गई थी। लेकिन अब तो मुझ पर जुल्म ये हुआ था कि मेरा पति मुझे पहले ही दिन छोड़कर चला गया और अब तो मेरी बात तक नहीं सुन रहा था। मैंने किसी तरह हालात को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी सास ने कहा कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा मेरे पास, पर मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। फिर इस घर में कुछ अजीब हरकतें होने लगी। जब रात को एक दिन मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी सास मेरा हाथ पकड़े बैठी थी। मैं उनको वहां देखकर चौंक गई तो वो कहने लगी कि तुम्हें देखने आई थी कि तुम सो रही हो या नहीं। मुझे नहीं लगता था कि उनको मेरी इतनी फिक्र थी कि वो अपनी नींद खराब करके मुझसे पूछने आएगी कि मैं सोई हूं या नहीं। पहले दिन तो उन्होंने ये बहाना बना दिया कि वो मुझे चेक करने आई थी, लेकिन अब ये रोज होने लगा। जब मैं गहरी नींद में सो जाती तो मेरी सास मेरे पास ही बैठी रहती। मैं उससे बहुत डरी हुई थी। मैं उनकी इस हरकत से बहुत परेशान हो गई थी। एक तो मैं इस घर में अकेली, ऊपर से वो रोज रात को मेरे पास बैठी रहती और मेरे नींद से जागने पर कोई ना कोई बहाना बना देती। वो कहती थी कि मैं तुम्हें देखने आई थी। एक दिन मैंने तंग आकर अपनी सास से पूछ ही लिया कि आप क्यों रोज रात को मेरे पास आकर बैठ जाती हैं। तो उनके मुंह से एक बात निकली जिसको सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई। उन्होंने कहा कि मुझे ये करने को कहा गया है। मैंने उनसे पूछा कि किसने कहा है, तो वो घबराई और वहां से चली गई। मैंने उनसे बार बार पूछा, पर उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। अब मेरा माथा खटक गया था। आखिर उनको किसने कहा था कि वो रोज रात को मेरे पास आकर बैठे। ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं अपने पापा के घर गई और पूछा कि विनोद ने शादी से पहले 3 शर्तें रखी थी, बाकी की 2 शर्तें क्या थी। मेरे पापा ने मुझे बताने से मना कर दिया। आज मैं हैरान रह गई। मेरे सब्र का बांध टूट गया था। पापा, उस परमात्मा के पास मेरी माँ से आपकी भी मुलाकात होगी। अभी से सोचना शुरू कर दें कि आप उस दिन उनके सवाल का क्या जवाब देंगे जब वो पूछेगी कि मेरी बेटी का ख्याल रखा था कि नहीं। मैं रोते हुए वहां से चली गई। मेरे पापा कुछ न बोले। मैंने कसम खा ली कि मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन इस घर में वापस नहीं आऊंगी। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। मुझे खबर मिली कि मेरे मायके में कोई झगड़ा चल रहा है। शायद मेरे चाचू आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मुझे उससे कोई वास्ता नहीं था। मैं वहां जाती थी तो मेरे साथ तो गैरों से भी बुरा सलूक किया जाता था। मैंने वहां जाना और वहां की खबर रखनी छोड़ दी। विनोद ने भी मेरे एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं सारी रात रोती, पूरा दिन मुझसे ना गुजरता। मुझे मेरी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। जी चाहता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन मेरी सास हर समय मेरे साथ साथ ही रहती थी। एक दिन तो मुझ पर आसमान ही टूट पड़ा जब विनोद की तरफ से मुझे तलाक के पेपर मिले। मैं हैरान रह गई कि इस शख्स ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। एक दिन भी मेरे साथ न गुजारा। मुझसे साथ निभाने के वादे करके अकेला छोड़ गया। अब परदेश में बैठे बैठे उसने मुझे तलाक दे दी। मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जिसकी मुझे सजा दी जा रही है। मैं बहुत परेशान थी। अब मेरी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं घर की छत की तरफ गई। मेरी सास ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने हाथ छुड़वा दिया। मैं बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो गई।
बस मैं वहां से कूदने ही वाली थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं हैरान रह गई ये देखकर कि वो शख्स सुरेश था। तो तुम मरना चाहती हो? सुरेश ने जब ये कहा तो मैं हैरान रह गई। वो मुझे वहां से ले गया और गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले आया। वो एक पार्क था। वहां पर हम आमने सामने बैठे थे। मेरे दिलो दिमाग में हजार सवाल थे। सुरेश ने मुझे कहा कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ और जल्दबाज लड़की हूं। जिस तरह तुम मुझे पसंद करती थी, मैं भी तो तुम्हें पसंद करता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं है। मेरे माँ बाप तुमसे नफरत करते थे, इसलिए मैंने दिल ही दिल में सोच रखा था कि मैं खुद कुछ बन जाऊं तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पर तुमने जल्दबाजी में आकर सब कुछ खराब कर डाला। जिस विनोद नाम के लड़के ने तुमसे शादी की है, वो मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है। मैंने उसे कहा था कि वो तुमसे शादी करके तुम्हें उसके घर से दूर ले जाए, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हें किसी और के साथ विदा कर देते और मैं कुछ न कर पाता। विनोद ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो लंदन नहीं गया है, बल्कि शहर में ही कहीं रह रहा है। उसकी माँ को मैंने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। वो रात भर तुम्हारे साथ इसलिए बैठी रहती थी कि कहीं तुम परेशान होकर कुछ गलत कदम न उठा लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बहुत जज्बाती और पागल लड़की हो। मैंने अपना कारोबार शुरू किया था, जिसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए था, लेकिन अब मेरा कारोबार चल पड़ा है। मैंने अपना घर छोड़ दिया है और अपने और तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बना लिया है। आज मैं तुम्हें लेने आया हूं। हम जल्द ही शादी कर लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। मैं पहले से ही तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना चाहता था, लेकिन ये सब होने से पहले तुम्हें बताना नहीं चाहता था, कहीं तुम उम्मीद न बांध लो। और हाँ, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मेरे साथ एक नई जिंदगी जीने चलो। मैं हैरान रह गई। मैं सुरेश को देखती रही। सुरेश ने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। उसने मुझसे शादी कर ली और मुझे एक बहुत प्यारे और खूबसूरत घर में ले आया। उसने कहा कि अब घर को तुम्हें सजाना है, ये तुम्हारा घर है। कुछ सालों के बाद सुरेश के माँ बाप ने भी उसे माफ कर दिया। वो उससे खुश हो गए, लेकिन सुरेश उनसे खुद ही मिलता था। मुझे कभी उनके पास लेकर नहीं जाता था। कहता था कि वो नहीं चाहता मेरे माँ बाप तुमसे ऐसी वैसी कोई बात करे कि तुम्हें दुख हो। मैं सुरेश के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ। मुझे सारी जिंदगी अपने घर वालों की नफरत की वजह समझ न आई, लेकिन शायद इस नफरत को झेलने के बदले में मुझे सुरेश जैसा हमसफर मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।